एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल इक्वेशन एट जोन बाउंड्रीज। जो हमारे पास सेंट्रल इक्वेशन थी उसका हम एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करेंगे जो जोन बाउंड्री पे होगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सेंट्रल इक्वेशन क्या होती है। सेंट्रल इक्वेशन आपके पास ये होती थी जिसमें से आपने लेमडा जो सपोज किया हुआ था लेमडा के, वो किसके इक्वल था, एच का स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m के। ठीक, और उसके अलावा हमने कुछ एजम्पशंस की हुई थी कि हमारे पास यू नॉट जो होगा 0 होगा। जैसे अभी इसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हम एक पॉइंट लेते हैं, लेटेस्ट पॉइंट, हम कहते हैं कि ये हमने अभी x इज इक्वल टू 0 पोजीशन पे लिया हुआ है, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, आपके पास 0 है। और इसके इस तरफ भी आपके पास जो है रेसिप्रोकल लेटिस होगा, और इस तरफ भी, और एक तरफ क्यू जी आपके पास पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होगा, और दोनों साइडों पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी जो इस पॉइंट से इस इन दोनों तरफ होगी, और वो हम कहेंगे मैक्सिमम होगी, यू होगी। और तीसरी इजम्पशन जो है वो आपके पास क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद k equals to plus minus pi by a is very large as compared to its potential energy nearly free electron। यानी काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो जोन बाउंड्री पे जहाँ पे पाई बाय ए है वहाँ पे क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द इट्स पोटेंशियल एनर्जी की निस्बत। आप अगर याद करें नीली पे इलेक्ट्रॉन मॉडल में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि आयंस पे, जैसे हम आयन पे कहते थे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी और बिटवीन टू आयंस हमारे पास मैक्सिमम होती थी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रह रही होती है। अब यहाँ पे भी यही बात उन्होंने की है कि जोन बाउंड्री पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे k इज इक्वल टू पाई बाय ए पे हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पे, मैक्सिमम होगी, जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या बन रही है, मिनिमम है। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो तीसरी एजम्पशन यहाँ पे हमने अभी ये ली है। और इसी तरह जब हमने बात कर ली कि हमारे पास जो है वो U2G, U-2G या USG, और जनरल के लिए हम टर्म के लिए यूज कर रहे हैं U-G, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सही हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास सेंट्रल इक्वेशन थी जो हमने ये एज्यूम की हुई थी, इस एजम्पशंस के साथ हम उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। जैसे लैम्डा माइनस ई सी एज ए फंक्शन ऑफ के, ये कांस्टेंट आप कोफिशिएंट आपके पास ऐसे ही आ रहा है, लेकिन ये जो समेशन वाली टर्म थी यहाँ पे, इसको हम खोल लेंगे, एक दफ़ा प्लस सी के जी हो जाएगा, के प्लस टी हो जाएगा, और एक दफ़ा के माइनस टी हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और यू, क्योंकि आपके पास यू जी और यू माइनस टी जो इक्वलेंट हैं यू के, तो वो दोनों में आ जाएगा, और वो हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पे, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास। अब आप क्या करेंगे, बाउंड्री पे ब्रैग स्कैटरिंग कंडीशन कंसीडर करेंगे जो हमारे पास d/2 का होल स्क्वायर के इक्वल होगी। और वो आप कैसे लेंगे, देखिए जैसे कि आपके पास फर्स्ट बिलियन जोन में आता है प्लस माइनस पाई बाय ए, या हम उसे ऐसे कर सकते हैं 1/2 2 पाई बाय ए के इक्वल ले सकते हैं। 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास पाई बाय ए बन जाएगा। और यहाँ पे जी जो आपके पास रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हाफ होता है, ठीक है, g/2 होता है अगर आप उसकी ये वाली साइड इतनी साइड लेंगे बाउंड्री पे। वैसे आपने देखा था कि g जो है वो एक बड़ा रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर जो है वो बड़ा वेक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी लेंथ जो है वो g/2 है, तो प्लस माइनस g/2 हो रहा होगा। इसका मतलब है एक कोफिशिएंट आपके पास पॉजिटिव होगा और एक कोफिशिएंट आपके पास नेगेटिव होगा। बाकी सारे कोफिशिएंट आपने क्या करने हैं, निगलेक्ट कर देने जो आ रहे होंगे। फिलहाल के लिए हम सपोज यही करेंगे। अच्छा, we retain only these equation in the crystal which contains both these coefficient, यानी जिस इक्वेशन में सिर्फ ये g/2 प्लस माइनस आ रहे होंगे सिर्फ उसे ही रखेंगे। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन थी, जो हमारे पास ये सेंट्रल इक्वेशन थी, इसमें हमने प्लस g/2 और माइनस g/2 वैल्यू हम एंटर करेंगे। जैसे आप देखें k की वैल्यू g/2 है, यानी आपके पास c की वैल्यू यहाँ पे क्या था, आपके पास k की वैल्यू थी। यहाँ आप अगर लिखें तो आपके पास क्या था, के की जगह अब यहाँ पे g/2 आपने पुट कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास k माइनस जी था, तो आपने k की जगह g/2 पुट कर दिया। अगेन आपके पास यहाँ पे k प्लस जी था, तो उसकी जगह भी आपने g/2 पुट कर दिया। अब इससे अगला स्टेप देखिए आपने क्या करना है। अब ये g/2 माइनस जी करेंगे, इसका एलसीएम वगैरह लेके आपके पास आंसर माइनस g/2 बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 3g/2 बन जाएगा।
बाकी सारी इक्वेशन वैसी की वैसी ही रहेगी। आप इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे और फिर आपके पास के इक्वल्स टू -g/2 आप पुट करेंगे, यानी सेंट्रल इक्वेशन में आप c की वैल्यू -g/2 देखेंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी -g/2, ये अब आपके पास ऐसे ये आया है जैसे आपने यहाँ पे c क्या था, k था, तो k की जगह ये आ रहा है, यहाँ पे k -g था और यहाँ पे आपके पास क्या था, k प्लस t, तो k की जगह -g/2 -t आ जाएगा, k की जगह -g/2 प्लस t आ जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे -3g/2 आ जाएगा और यहाँ पे आप करेंगे तो g/2 आ जाएगा। तो फुल इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि हाई टर्म्स जैसे 3g/2 और -3g/2 आसानी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए इग्नोर कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से। तो आपके पास पीछे जो बचेगा, यानी ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास जो सिंप्लीफाई इक्वेशन बचेगी, देखें बाकी λg/2 -e c g/2 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास ये वाली टर्म आ गई और ये वाली टर्म नहीं रही, इक्वल्स टू 0 आ गया। सेम इस तरह इसमें लेंगे, लैम्डा -g/2 -c आ जाएगा, c आ गया, -g/2 आ गया और प्लस यहाँ पे uc और ये वाली टर्म आ जाएगी, क्योंकि ये वाली टर्म जो है -3g/2 वाली है, इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो आपके पास 5th और 6th इक्वेशन एक ये बन जाएगी फॉर्म। अच्छा, फिर उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास लैम्डा के, हमने स्टार्ट पे बता दिया कि किसके इक्वल होता है, h का स्क्वायर k² के इक्वल होता है। अब k की जगह यहाँ पे भी मैंने क्या पुट करना है, g/2, ये मैंने g/2 पुट किया हुआ है और ये क्या हो जाएगा, h² और यहाँ पे आप k की जगह क्या लिख दिया आपने, g/2 हो गया, g/2 का यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह लैम्डा के में अगर आप k -g लें, क्या लें, -g/2 लें, तो क्या होगा, अब आपके पास इसमें क्या किया आपने, -g/2 लिया, k की जगह -g/2 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि माइनस का साइन जो है उसका अगर स्क्वायर लिया जाए तो अगेन वो पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब है कि वो g/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। तो ये तो वही वाला आंसर आया जो आपने g/2 पुट किया तो आया था। ठीक है, आप देख लेते कि लैम्डा g/2 से भी आपके पास यही आंसर आया था और -g/2 से भी सेम आंसर आया, कोई साइन का फर्क भी नहीं है। इसका मतलब है कि लैम्डा सब्सक्रिप्ट में अगर g/2 लिखें तो वो लैम्डा -g/2 इक्वल्स टू किसके होगा, लैम्डा होगा, क्योंकि दोनों सेम हैं तो हमने एक सेम जो है वो कोफिशिएंट से प्रेजेंट कर दिए, सिंबल से प्रेजेंट कर दिया, वो हमने लैम्डा यूज कर लिया है। अब अगर हम लैम्डा यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ मैं लैम्डा g/2 और लैम्डा -g/2 की जगह क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों जो है वो किसके इक्वल हैं, लैम्डा है। और लैम्डा लिखने की वजह से मेरे पास इक्वेशन बड़ी सिंपल हो जाएगी 5th और 6th। तो अभी मैं ऐसा ही करती हूँ कि इसको इसकी जगह लिख देती हूँ, लैम्डा -e हो गया, c g/2 हो गया, प्लस uc -g/2 हो गया, इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे लैम्डा -e c -g/2 हो गया, प्लस uc g/2 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद आप देखें कि अब ये 7 और 8 इक्वेशन आपने बता दी, इनका अपने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड करना है। वो कैसे आप फाइंड करेंगे, वो आप ऐसे ही फाइंड करेंगे कि इनका आप एक डिटरमिनेंट ले लेंगे। अब डिटरमिनेंट कैसे होगा, जैसे आपने क्या लिया है, c g/2 की वैल्यू आप ले रहे हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे आप इस जगह पे आप कौन से लिखेंगे, c, और ये हो जाएगा आप इधर डालेंगे ब्रैकेट और g/2 क्या है, c, और ये आपके पास g/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c और -g/2, यानी कि आप ऐसा करेंगे, यहाँ g/2 के जो दोनों इक्वेशन में से है उसकी वैल्यू लिखेंगे और यहाँ c -g/2। देखिए c g/2 जो है उसके साथ क्या है कोफिशिएंट, लैम्डा माइनस ई इंटर कर दिया आपने। अब c -g/2 की जगह वैल्यू क्या है, u हो गया। अब अगेन आपके पास g/2, अब देखेंगे सेकंड इक्वेशन में क्या है, c g/2 उसकी जगह u, तो यहाँ पे हमने u लिख दिया। और c -g/2 की वैल्यू क्या है, लैम्डा माइनस ई, तो वो लैम्डा माइनस ई हो गया। ये डिटरमिनेंट होके इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे लैम्डा माइनस ई और लैम्डा माइनस ई आप मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस आ जाएगा, यहाँ पे यू का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वलेंट लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लिखें, ये यू स्क्वायर हो गया, ये लैम्डा माइनस ई का होल स्क्वायर हो जाएगा,
और आपके पास अगर मैं इस यू को इधर ले जाऊँ तो ऐसे आ जाएगा आपके पास, और लेमडा माइनस ई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यू के इक्वल आ जाएगा। या ई एक साइड पे ले जाएं आप तो आपके पास लेमडा किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस यू। ठीक है। और अब आप लेमडा अगर याद करें तो लेमडा हमने कहा था वैल्यू क्या होती है उसकी, एच का स्क्वायर बाय 2m और g/2 का होल स्क्वायर। तो मैंने लेमडा की यहाँ वैल्यू डाल दी और साथ में आपके पास प्लस माइनस यू आ रहा है, और ई की वैल्यू आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या है, प्लस माइनस। ठीक, तो ये आपके पास एक एनर्जी की इक्वेशन आई है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, द एनर्जी हैज टू रूट्स। हमें पता चल रहा है यहाँ से प्लस माइनस से हमें पता चल रहा है कि इसके दो रूट हैं, एक इसका अपर पार्ट होगा और एक लोअर पार्ट होगा। वन इज लोअर देन द फ्री इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एक जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी से लेस होगा और बाय यू, एंड वन हायर बाय यू, यानी एक जो होगा आपके पास ऐसा पार्ट होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो यू से लेस होगी, और एक ऐसा होगा जिसकी यू से ज़्यादा होगी। ठीक है। और एनर्जी गैप जो आपने पिछले रिलेशन में भी देखा था कि आपके पास डेल्टा ई किसके इक्वल था, 2u के, ये एनर्जी गैप आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे आप लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी समेशन की फॉर्म में हमने पहले भी पढ़ा, यू जी ई की पावर आयोटा जी एक्स होता है, और यू जी ई की पावर आयोटा जी एक्स प्लस यू की पावर यू माइनस जी ई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखेंगे माइनस आयोटा जी एक्स। ठीक है। अब प्लस जी और माइनस जी किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। अब ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास, अगर इसके अंदर आप एक्सपोनेंशियल टर्म अगर डालते जाएं तो आपके पास क्या बन जाएगा, अब देखेंगे दोनों जगह डालेंगे तो आपके पास माइनस वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ प्लस वाली ऐड हो जाएंगी, तो 2u cos gx आ जाएगा। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो 2u cos gx है हैज क्रिएटेड एन एनर्जी गैप, ये एक्चुअली क्रिएट करेगा एनर्जी गैप टू, और कितना 2u एनर्जी गैप करेगा, और कहाँ पे, जोन बाउंड्रीज पे। ठीक है। द रेशियो ऑफ द सीज इज, आपके पास अगर आप रेशियो लें, यानी इनमें से कोई भी जो आपने इक्वेशन आपने फाइंड की है, 7-8 इक्वेशन जो आपने ऊपर फाइंड की थी, इनमें से रेशियो लें तो आपके पास क्या आएगी इन इक्वेशंस की। ठीक है। इन इक्वेशन की रेशियो कैसे लेंगे, जैसे आपने 7 ली है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लस था, प्लस की बजाय मैं इसको उधर ले जाती हूँ तो माइनस यू सी हो जाएगा g/2। अब हमने क्या करना है, लेमडा माइनस ई और यू को इस पे डिवाइड कर देंगे, और ये नेगेटिव साइन जो था ये यहाँ आ जाएगा, तो c g/2 हो जाएगा, और ये वाला c कोफिशिएंट नीचे आएगा तो माइनस g/2 हो जाएगा। अगर इन कोफिशिएंट को साइड पे लिखूँ तो c g/2 माइनस g/2 हो जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e पॉजिटिव और लेमडा के साथ माइनस आ जाएगा और u, तो ये आपके पास एक इसकी इक्वेशन बन रही होगी जो प्लस माइनस 1 के इक्वल आएगा। ठीक है। और इसके साथ एक फिगर भी है जो आपने देखनी है, वो बुक किटल में देखेंगे आप। जी, ये किटल में आप देखें, ये आपके पास एक फिगर है, ये फिगर नंबर 9, ये आपने यहाँ से देख लेनी है। ठीक है। एक अपर आपके पास पैराबोला बन रहा है, एक डाउन पैराबोला बन रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। और देन द वेव फंक्शन एट द जोन बाउंड्री आपके पास क्या है, ये होगा जिसमें एक आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म पॉजिटिव आयोटा के साथ आएगी और एक नेगेटिव के साथ आएगी, और एक सोल्यूशन क्या करेगा, वन सोल्यूशन गिव्स द वेव फंक्शन एट द बॉटम ऑफ द एनर्जी गैप, यानी एनर्जी गैप से नीचे वाला सोल्यूशन दे रहा होगा, और अदर आपको देगा टॉप ऑफ द एनर्जी गैप, यानी एनर्जी गैप से ऊपर की वैल्यू दे रहा होगा वेव फंक्शन। ठीक है। एक नीचे होगा बैंड गैप से और एक ऊपर होगा। दिस इज जस्ट स्टैंडिंग वेव, ये स्टैंडिंग वेव की तरह होगा। This is agree with the Bragg scattering condition that if the wave vector ends at the zone boundary, it will produce constructive interference and their wave vector will not be able to propagate. अच्छा, ब्रैग रिफ्लेक्शंस जो थी वो क्या थी, या बैक स्कैटरिंग कंडीशन थी, उसमें यही था कि वेव वेक्टर जब जोन बाउंड्री पे टकराएगा तो वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा, और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास ऐसे हो रही होंगी कि आपके पास जो वेव वेक्टर बन रहा होगा वो आगे बाहर को प्रोपोगेट नहीं करेगा बाउंड्री पे। ठीक है। और वो स्टैंडिंग वेव बन रही होंगी। तो यहाँ से जो है हमें ये पता चल रहा होगा, ये आज हमने पढ़ा, ये थोड़ा हमने अभी सिर्फ एग्जैक्ट सोल्यूशन पढ़ा है जो हमारे पास सेंट्रल इक्वेशन थी। इसको एक ओवरव्यू भी देख लेते हैं अभी। फिर क्या है आपके पास, अच्छा उसमें आपने लिया है सेंट्रल इक्वेशन, आपने स्टार्ट ली। अब एग्जैक्ट सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सेंट्रल इक्वेशन लेंगे और जिसमें लेमडा की वैल्यू हम बता देंगे कि एच का स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m होती है, u नॉट की वैल्यू 0 ज्यूम करेंगे, यू जी यू माइनस जी यू के इक्वल होगा,
और काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी प्लस माइनस पाई बाय ए जो होगी वो बहुत लार्ज होगी एज कम्पेयर टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी जिस पॉइंट पे आपके पास फर्स्ट ब्रिलियन जोन पॉइंट जो हम ले रहे हैं उस पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगी एज कम्पेयर टू पोटेंशियल एनर्जी जो ऑलमोस्ट जीरो होगी इस पॉइंट पे। इसका मतलब है कि हमारे पास यू टू जी और यू माइनस जी जो इस सेकेंड एग्जाम्पशन थी या एस टी जनरल टर्म में हम लें तो वो जीरो के इक्वल होगा। फिर हमने सेंट्रल इक्वेशन लेनी होगी, जैसे हमारे पास सेंट्रल इक्वेशन है उसको हमने समेशन खोल रही है, तो समेशन अगर खोलेंगे तो आपके पास एक दफ़ा के प्लस टी और एक दफ़ा के माइनस टी होगा। यू जी और यू माइनस जी जो है वो इक्वल टू यू थे, तो यहाँ पे हमने यू कॉमन ले लिया। फिर ब्रैक स्कैटरिंग कंडीशन हम लगाएंगे जो हम कहते हैं कि के आपके पास किसके इक्वल होगा, जी बाई टू का होल स्क्वायर जॉन बाउंड्रीज पे हम लेंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो सेंट्रल इक्वेशन है उसमें हम जी बाई टू की वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव इंटर करेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव इंटर करेंगे। पॉजिटिव इंटर करके हमारे पास एक वैल्यू आएगी और फिर नेगेटिव, और फिर दोनों में हमने सिंप्लीफाई करने के लिए जो 3g वाली टर्म है इनको इग्नोर कर देना है, तो हमारे पास कुछ ये सिंपल फॉर्म बन जाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास लेमडा की वैल्यू एच कर स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m थी, तो मैं के की जगह अगर जी बाई 2 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस जी बाई 2 से भी सेम वही वैल्यू आती है जो जी बाई 2 से आती है, तो इसका मतलब हुआ कि लेमडा जी बाई 2 या लेमडा माइनस जी बाई 2 किसके इक्वल है, लेमडा के इक्वल है। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे कि ये लेमडा माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे भी लेमडा माइनस ही हो जाएगा, और ये आपके पास 7 और 8 इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इनका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो हम इनका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो। तो जी बाई 2 की वैल्यू हमने पहले पुट करनी है, जैसे इसकी जगह वैल्यू पुट करूँगी, फिर मैं इसकी जगह वैल्यू पुट करूँगी। ये आपके पास सेकेंड है नंबर पे आप लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सी जी बाई 2 की आप अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट करें तो लेमडा माइनस ही होगा, माइनस जी बाई 2 यहाँ पे यू आ जाएगा, और अगर माइनस जी बाई 2 यहाँ पे देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू लेमडा माइनस ही यहाँ पे आएगी। जी बाई 2 अगर आप ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे वो उस पहली कॉलम में आना चाहिए तो यू आ जाएगा यहाँ पे, और इनका डिटरमिनेंट आप लेंगे आपके पास ऐसे आएगा। सिंप्लीफाई करके आपके पास एनर्जी की वैल्यू जो आ रही है लेमडा प्लस माइनस यू आ रही है, और लेमडा की वैल्यू जो आपने पहले फाइंड की थी जो आपके पास एच का स्क्वायर बाई 2m जी बाई 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो प्लस माइनस यू ये आपके पास वैल्यू एनर्जी की आ जाएगी। इससे पता चल रहा है आपके पास एनर्जी की दो रूट्स हैं, एक उसका अपर रूट होगा पार्ट होगा और एक उसका लोअर पार्ट होगा। यानी एक पार्ट में आपको पता चलेगा कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है यू से प्लस में, और एक में आप देखेंगे कि आपके पास एंड वन हायर बाई यू, एक यू से हायर होगी और एक लोअर होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी से कम आ रही होगी और ज़्यादा होगी। इसका मतलब है बीच में बैंड गैप क्रिएट हो जाएगा, और अगर गैप का आपसे कोई पूछता है कि कैसे क्रिएट होगा तो उसके लिए आप जो है ये इक्वेशन यूज़ करेंगे जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की स्टार्ट में हमने देखी थी। समेशन खोलेंगे आप यू जी और यू माइनस टी की टर्म में लिखेंगे, यू जी और यू माइनस टी जो है यू के इक्विवेलेंट हो सकता है, तो वो यू आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल टर्म की जगह आप ये टर्म्स लिख देंगे, माइनस वाली ये टर्म, और अगर इनका आप क्या करें सबको इकट्ठा सम करके लिखेंगे तो आपके पास कॉस जी एक्स आ जाएगा 2u कॉस जी एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या बन जाएगी, गैप एनर्जी गैप क्रिएट हो जाएगा जोन बाउंड्री पे जो 2u के इक्वल होगा। और अगर मैं इन्हीं की रेशियो लूँ किसी इक्वेशन की जो 7 8 है तो कैसे आएगी, जैसे आपने ये 7 इक्वेशन ले ली है, इसमें से इक्वल प्लस साइन को मैं उधर ले जाती हूँ ये वाली साइड टर्म को, तो माइनस के साथ आ जाएगी। फिर मैं सी जी बाई 2 यानी इधर है तो उसका रेशियो ले लेती हूँ, माइनस जी बाई 2 इधर आ गया, बन जाएगा माइनस लेमडा माइनस सी बाई यू हो जाएगा। इसकी सेटिंग करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस वन वैल्यू बन रही होगी, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जोन बाउंड्री पे जो भी इक्वेशन बन रही है उसका एक अपर पार्ट होगा और एक लोअर पार्ट होगा, और वेव आपके पास स्टैंडिंग वेव बन रही होगी क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रही है। जितनी आपके पास ऊपर से आप देखेंगे जो ऊपर वाली पार्ट है दूसरे का वो लोअर पार्ट होता है, तो वो दोनों मिलके क्या बना देंगे, स्टैंडिंग वेव बना देंगे जो आगे प्रोपोगेट नहीं करेगी। तो ये इसका जो आपके पास था एग्जैक्ट सोल्यूशन था सेंट्रल इक्वेशन का, और ये टॉपिक अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये जहाँ पे अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, अभी शुरू का हमने सोल्यूशन फाइंड किया है, और ये आपके पास अभी ये सारी वैल्यूज ये जो भी मैंने आपको बताई हैं ये आपके पास यहाँ तक हमने फाइंड किया है, और ये आपके पास अभी था एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो अब हम इससे आगे चलेंगे जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन बताएगा, तो वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।